आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने कल जनसंख्या वाला लेसन पढ़ा, आज जो हम पढ़ेंगे वो उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा 8वीं क्लास का उद्योगों के बारे में एक लेसन है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम बात करते हैं उद्योगों के बारे में। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि उद्योग जो है, इस उद्योग का अर्थ क्या है, उद्योगों का अर्थ क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो, कोई भी व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए आर्थिक क्रिया करता है, वो किस श्रेणी में आती है? उद्योग के अंतर्गत आती है। अब यहाँ से हमारे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, या हमारा जो 8वीं क्लास का लेसन है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं उस लेसन के पहली लाइन से कि उसमें ये लिखा हुआ कि उद्योगों में जो अग्रसर संस्थान है, जैसे उद्योगों के अंतर्गत यहाँ पर एक संस्थान है जो सर्वोच्च है और उसका नाम है रिक्को। उसका नाम क्या है? रिक्को। तो पहली चीज़ तो हमने पढ़ा कि उद्योग क्या है, व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है वो किस में आती है? उद्योग के अंतर्गत आती है। अब इसमें उद्योग के अंतर्गत एक सर्वोच्च संस्था कार्यरत है और उसका नाम क्या है? रिक्को है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि रिक्को है, तो रिक्को का पूरा नाम क्या है? तो चलो एक बार अपन रिक्को का पूरा नाम देख लेते हैं। रिक्को का जो पूरा नाम है, जिससे हम बात करते हैं यहाँ से रिक्को के पूरे नाम के बारे में, राजस्थान राज्य औद्योगिक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, विनियोजन निगम। रिक्को की स्थापना कब हुई है? तो रिक्को की जो स्थापना हुई है वो 1980 में हुई है। अगर इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम हुआ है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इतना बड़ा तो गुरुजी इसका नाम है, कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से उद्योगों के बारे में बात करते हैं। उद्योगों का अर्थ हमने जाना है। उस लेसन के अनुसार उसने रिक्को का जिक्र किया है। रिक्को क्या है? रिक्को की स्थापना 1980 में हुई है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका पूरा नाम जो है वो है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इंग्लिश में हम बात करते हैं तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम से ही जाना जाता है। अब इसके क्या क्या कार्य हैं, वहाँ से इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर हमारे उद्योग के अंतर्गत रिक्को के क्या कार्य हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। रिक्को के द्वारा कौन कौन से औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा रही है उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक बार छोटी सी ये लाइन को लिखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो रिक्को का पूरा नाम, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, छोटी सी बात यहाँ से हम बात करते हैं आपकी कि रिक्को के क्या क्या कार्य हैं। यहाँ से हम बात करते हैं कि रिक्को के क्या क्या कार्य हैं। तो जरा देखते हैं। देखो, रिक्को के कार्यों के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखो, रिक्को के कार्य, तो देखो रिक्को के कार्यों में सबसे पहला कार्य होगा कि जैसे ये रिक्को का अगर हमें कार्य के बारे में जानना है तो रिक्को का जो कार्य है वो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। अब एक चीज आप मुझे ये बताइए कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करेंगे, छोड़ो एक बार रिक्को को छोड़ो, ऐसा नहीं एक बार इस रिक्को को छोड़ो, आप तो अपने आप पर लेके देखो कि अगर आपको उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, ये सोचो कि मेरे को उद्योग धंधे स्थापित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करनी पड़ेगी। और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भूमि की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? भूमि की। तो यहां से पहला कार्य क्या बनेगा? पहला कार्य ये बनेगा कि रिक्को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए भूमि प्राप्त करेगा। जाहिर सी बात है
कि कोई भी औद्योगिक इकाई की अगर स्थापना करना है तो भूमि की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये पहला कार्य रिक्को का हो गया कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए भूमि प्राप्त करेगा। चलो गुरुजी, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, अगर भाई आपको भूमि प्राप्त करना है तो फोगट में तो प्राप्त होगी नहीं, फोगट में मिल जाएगी या फ्री में मिल जाएगी या नहीं, पैसों की जरूरत होगी। तो इसका मतलब दूसरा कार्य यहाँ पर क्या होगा कि रिक्को जो है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। किसको उपलब्ध करवाएगा? जो बड़े एवं मध्यम उद्योग है, जो बड़े एवं मध्यम उद्योग है उनको रिक्को कौन सी सहायता उपलब्ध करवाएगा? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। देखो पहली बात क्या है, आराम से इजी वे में समझना है। अधिकतर हम इसको फैक्ट से ले लेते हैं, लेकिन देखो कंसेप्ट भी बन रहा है। रिक्को का पहला कार्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए वो क्या करेगा? भूमि प्राप्त करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भूमि प्राप्त करके रिक्को औद्योगिक इकाई की स्थापना करेगा। दूसरी बात क्या है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। किसको? बड़े एवं मध्यम उद्योगों को। पहली बात भूमि प्राप्त की, औद्योगिक इकाई की स्थापना की। दूसरी बात वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा दी। तो अब आप एक चीज ये बताओ कि जब आप औद्योगिक इकाई की स्थापना कर रहे हो, जब आपने पैसा लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है तीसरे नंबर का यहां से जो पॉइंट होगा हमारा, तीसरे नंबर का जो यहां से पॉइंट बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा कि रिक्को जो है 3 नंबर पर, अगर हम यहां से बात करते हैं तो 3 नंबर पर यहां पर होगा कि आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। किसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा? आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। जाहिर सी बात है भूमि प्राप्त की, पैसा लगाया, तो जो माल हम बना रहे हैं उस माल को कहीं ना कहीं, तो उस कच्चे माल को, उसका जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको कहीं ना कहीं तो बेचना होगा ना। तो इसका मतलब आयात निर्यात की सुविधाएं कौन उपलब्ध करवाएगा? रिक्को करवाएगा। अपने दैनिक जीवन में लेकर देखो, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना है, भूमि प्राप्त करना है, पैसा लगाना है और उसका आयात निर्यात करना है। 3 बातें यहां से हो चुकी हैं। चौथी बात अगर मैं यहां से बात करूं तो प्रवासी भारतीयों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। अब आप कहोगे सर ये प्रवासी भारतीय क्या होता है? जो विदेश में हैं, जिनका संबंध भारत से है, उनका जन्म भारत में हुआ है, विदेश में वो रहने लग गए हैं, तो प्रवासी भारतीयों को विशेष सुविधाएं जो उपलब्ध करवाएगा वो भी कौन करवाएगा? रिक्को ही करवाएगा। कितने कार्य प्रणाली? पहला, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए भूमि प्राप्त करेगा। दूसरा, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। तीसरा, आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। चौथा, प्रवासी भारतीयों को विशेष सुविधा उपलब्ध करवाएगा। कौन? मैं या आप? ना आप करवाओगे ना मैं करवाऊंगा, यहां पर कौन करवाएगा? रिक्को करवाएगा। अब यहां से क्या प्रश्न बनता है? यहां से यह प्रश्न बनता है कि ये कार्यों के बारे में तो हमारी ये बात हो गई है, ठीक है, जो मुख्य रूप से इसके 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब अगर नेक्स्ट यहां से बात करता हूं तो इसके अंतर्गत एक बात ये दे रखी है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, सर के टेलीग्राम चैनल पर इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। केवल आप यहां पर इसको समझे, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं कि दोस्तों रिक्को के द्वारा जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि रिक्को के द्वारा सेज संचालित है। क्या संचालित है? सेज संचालित है। और ये सेज क्या है? सेज की अगर हम बात करें तो ये है आपका स्पेशल इको जोन, यानी हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये सेज रिक्को के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सेज का उद्देश्य क्या है? सेज का उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सेज जो संचालित किया जा रहा है वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? रिक्को के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब अगर हम यहां से बात करें कि यहां पर जो सेज है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा ये बोलता है कि सबसे बड़ा जो सेज है वो है सीतापुरा एक सेज है जो आपके जयपुर के अंतर्गत है और ये रिक्को के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये संचालित किया जा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी में, जेम्स एंड
ज्वेलरी में, जेम्स एंड ज्वेलरी में है। सबसे बड़ा सेज, राजस्थान का सबसे बड़ा सेज जो है वो आपका कौन सा है? सीतापुरा है। किसमें संचालित है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी के अंतर्गत ये संचालित है। क्लियर है? अब देखो यहां से बात करें, सीतापुरा के बारे में बात कर ली हमने, जो सबसे बड़ा सेज है, और इसके अलावा औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए गए हैं, जैसे एग्रो फूड पार्क। पहली बात कि सेज किसके द्वारा संचालित, अभी जैसे एग्जाम हुआ था ICF का, उसमें भी प्रश्न आया था कि सेज किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो रिको के द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो सेज है वो कौन सा है? सीतापुरा है। तो बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? चलो ठीक है, अब अपना आगे की ओर बात कर लेते हैं। अगर हम यहां से आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो आपका रिको है, इस रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क भी स्थापित किए गए हैं। एग्रो फूड पार्क, अब देखो एग्रो फूड पार्क जो यहां पर स्थापित किया गया है वो 4 जगह पर स्थापित किए गए हैं, और वो 4 जगह है जोक्स। कौन सी जगह है? जोक्स, है ना? क्या बात है, गुरुजी ने जोक्स मार दिया, है ना? देखो जो का मतलब क्या है? जोधपुर। जो का मतलब क्या है? जोधपुर। के का मतलब क्या है? कोटा। ठीक है, ए का मतलब क्या है? अलवर। क्या है? अलवर। एस का मतलब यहां पर क्या होगा? श्री गंगानगर होगा। कहीं आप ऐश का मतलब शिक्कर मत कर देना। तो इसका मतलब रिको के द्वारा सेज संचालित है, रिको के द्वारा एग्रो फूड संचालित है। ठीक है ना, यानी एग्रो फूड पार्क संचालित है। कितने हैं एग्रो फूड पार्क जो रिको के द्वारा? 4 है। क्यों एग्रो फूड संचालित है? दोस्तों कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एग्रो फूड संचालित किया जा रहा है। कितने हैं? जोक्स यानी कि आपकी जोधपुर में है, कोटा में है, अलवर में है और श्री गंगानगर में है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे की बात करता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी सारी जो यहाँ से PDF है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। चलो अब हम आगे की बात कर लेते हैं ना। ठीक है, तो अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करते हैं और इसमें क्या क्या दे रखा है, इसके अनुसार यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में भी जिक्र किया गया है। सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में, हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस रिको में आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, वैसे उस बुक में इतना दे नहीं रखा, लेकिन अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो हमारा ही फायदा होगा। ठीक है ना। देखो सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में दे रखा है, और इसने क्या दिया है? इसने सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में दिया है कि राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग है। भारत का बोले तो भी प्राचीनतम है और राजस्थान का बोले तो भी प्राचीनतम संगठित उद्योग है। अब इसने इसमें क्या दिया है कि सूती वस्त्र उद्योग में एक मिल का नाम दिया कृष्णा। देखो कृष्णा मिल के बारे में इसने इतना सा दे रखा है कि राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है वो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। बस इतने से इतना सा दे रखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके आगे की ओर जिक्र करता हूँ। क्या है? कृष्णा के बाद में आपको याद रखना है मेवाड़। क्या याद रखोगे? मेवाड़। मेवाड़ के बाद में आप रखोगे महाराजा। क्या याद रखोगे? महाराजा। महाराजा। और उसके बाद में आप यहां पर याद रखोगे शार्दुल। क्या याद रखोगे? शार्दुल। अब देखो इसको इसी सीक्वेंस के अनुसार बोलना है, कृष्णा, मेवाड़, महाराजा, शार्दुल। देखो कितना प्यारा नाम है कृष्णा, बहुत प्यारा नाम है कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का नाम आप सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो देखो कृष्णा, मेवाड़, महाराजा, शार्दुल, इसी फ्लो में बोलोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। कृष्णा, मेवाड़, महाराजा, शार्दुल। अब क्या है कि राजस्थान की द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसके आगे देखो अगर हमें एक एक शब्द याद रहता है तो हम सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे तो जैसे द कृष्णा मिल्स लिमिटेड लगता रहेगा। जैसे मेवाड़ टेक्सटाइल्स, इसके बारे में बात कर लेता हूं। मेवाड़, एक मिनट, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड। फिर इसके बाद में बात करते हैं शार्दुल टेक्सटाइल्स
शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। ठीक है, देखो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो हुई 1889 में हुई है। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल जो है, कृष्णा मिल कहाँ पर है? ब्यावर में है, और ब्यावर का संबंध अजमेर से है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, और महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड का संबंध पाली से है। ठीक है, और शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल का संबंध श्री गंगानगर जिले से है। कौन से जिले से है? श्री गंगानगर जिले से है। अब यहाँ से देखो, इसकी जो स्थापना हुई 1889 में हुई है, इसकी स्थापना 1938 में हुई है। महाराजा उम्मेद, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1942 में हुई है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1946 में हुई है। अब देखो, एक अगर सीक्वेंस आप यहाँ से याद रखते हो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले कृष्णा, मेवाड़, महाराजा, शार्दुल। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है दोस्तों कि जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया, यानी राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर 1956 को आया, तो उससे पहले राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें कितनी थी? तो उसका आंसर होगा 7। अब 7 में से 4 तो मैंने ये बता दिए, बाकी 3 और धीरे धीरे आ जाएगी। एक बार इसको पढ़ते हैं। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है कि कृष्णा, मेवाड़, महाराजा और शार्दुल। महाराजा उम्मेद मिल्स राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, जबकि प्रथम जो है, प्रथम राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो आपकी प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी? आपकी दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। तो अब इसमें आपको ये तो पता हो गया कौन सी कब स्थापना की गई है, कौन किसकी लोकेशन कहाँ पर है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो आपकी महाराजा उम्मेद। वैसे महाराजा नाम ही बढ़िया लग रहा है, महाराजा, है ना, तो इसलिए सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये वाली होगी जो पाली के अंतर्गत है। एक ध्यान रखना कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, और राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो भीलवाड़ा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो आपकी कौन सी है? मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स। देखो थोड़ा सा शब्द पर ध्यान देना, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, लेकिन वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं भीलवाड़ा को। तो वस्त्र नगरी की पहली सूती वस्त्र मिल जो है वो कौन सी है? आपकी मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो अब अपन आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखो हम आगे की ओर बात करते हैं। तो इसमें आपके सूती वस्त्र उद्योग के साथ में खादी से संबंधित भी कुछ बातें दे रखी थी, उसके ऊपर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके ऊनी खादी के अंतर्गत भी कुछ बात दे रखी है उस बुक में। ऊनी खादी में जैसे कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसके बारे में इसने ये कहा है कि बीकानेर की कंबल जो है वो प्रसिद्ध है। ऊनी खादी में बीकानेर की कंबल प्रसिद्ध है। बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? कंबल प्रसिद्ध है। ऐसा इसने कहा है क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान ग्रामोद्योग एवं खाद्य बोर्ड संचालित है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई है, जयपुर में है वो। तो इसने ये कह रखा कि जैसे आपके इसमें जो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत खादी आता है उसमें बीकानेर की कंबल प्रसिद्ध है। इसने ये भी दे रखा है कि जैसलमेर और जोधपुर में, जैसे इसने ये भी बताया इसमें कि एक तो आपके जो जैसलमेर जिला है, एक आपके जोधपुर जिला है, इसमें क्या प्रसिद्ध है इसका भी इसने जिक्र किया है। और क्या जिक्र किया है कि वहाँ पर मेरीना खादी प्रसिद्ध है। कौन सी खादी प्रसिद्ध है? मेरीना खादी प्रसिद्ध है। कौन सी खादी प्रसिद्ध है? मेरीना खादी प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी खादी प्रसिद्ध है? मेरीना खादी यहाँ से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बात यहाँ से समझ में आ गई होगी। इसके साथ में जैसलमेर की बरडी भी एक खाद्य उद्योग के संदर्भ में है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी एक वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आपको ये चीज़ सारी समझ में आ जाएगी, अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करें कि आगे चलें। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब देखो आगे की ओर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसी में ही आपके जो इन कपड़ों से संबंधित जो यानी सूती वस्त्र में एक सहकारिता के बारे में भी इसने बताया है। सूती वस्त्र उद्योग में इसमें इन्होंने एक चीज़ और जिक्र किया है और उसका जिक्र किया है सहकारिता का। आप सभी को पता है कि एक तो होता है निजी जो होता है वो तो स्वयं का होता है, एक होता है सार्वजनिक।
सार्वजनिक जो होता है वो सरकार का होता है, ठीक है। एक होता है सहकारी, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, वो सहकारी के अंतर्गत आता है। अब राजस्थान में सहकारी मिलों के बारे में अगर बात करें तो एक सहकारी मिल है जिसका नाम है गुलाबपुरा। क्या नाम है उसका? गुलाबपुरा। गुलाबपुरा सहकारी मिल जो है ये आपके भीलवाड़ा में है। गुलाबपुरा से गुलाबपुरा सहकारी मिल जो है कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में। एक इसके साथ में हनुमानगढ़ में भी सहकारी मिल है, हनुमानगढ़ जिले में इसमें भी सहकारी मिल है, ठीक है। और एक अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो गंगापुर है, और ये गंगापुर जो है ये आपके भीलवाड़ा में है, ठीक है। गंगापुर भी भीलवाड़ा में है और गुलाबपुरा भी भीलवाड़ा में है। हनुमानगढ़ में भी एक सहकारी मिल है सूती वस्त्र मिल, जिसका नाम है श्री गंगानगर सूती सहकारी मिल के नाम से वो जानी जाती है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में है। जो हनुमानगढ़ जिले में जैसे गुलाबपुरा में है, तो गुलाबपुरा में जो सहकारी सूती वस्त्र मिल है इसकी जो स्थापना हुई है वो 1965 में हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1978 में हुई है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1981 के अंतर्गत हुई है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा है। वस्त्र नगरी की प्रथम सूती वस्त्र मिल मेवाड़ टेक्सटाइल्स है, लेकिन राजस्थान में सूती वस्त्र मिल जो सहकारी क्षेत्र में कार्यरत है और प्रथम है उसका नाम क्या है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है। अब होता क्या है कि देखो सहकारिता के बारे में यहां से बात करते हैं तो गुलाबपुरा सहकारी मिल है, हनुमानगढ़ में सहकारी मिल है और गंगापुर में भी सहकारी मिल है। अब इन तीनों मिलों को मिला दिया गया, और कब मिलाया गया जरा उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। यानी इन तीनों मिलों को मिलाया गया था 1 अप्रैल 1993 को। इन तीनों मिलों को मिलाया गया 1 अप्रैल 1993 को मिलाया गया, और इनको मिलाकर जो नया नाम रखा गया वो नया नाम रखा गया राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड के नाम से, ठीक है। राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग, देखो कितना खतरनाक नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम इसको मिला दिया है ना। यानी राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड इसका नाम रखा गया, मिल्स लिमिटेड, जिसको हम स्पिन फेड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? स्पिन फेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय रखा गया जयपुर में। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछ रही कि राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स लिमिटेड या स्पिन फेड की स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1993 में हुई है, और इनको तीनों मिलों को इसमें मिला दिया गया, ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो आगे की ओर ये जिक्र करता है दोस्तों, यानी अगर हम यहाँ पर आगे की ओर बात करते हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे की ओर बात कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे आपको ये सारी की सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चलो अब अपन आगे की ओर बात करते हैं, तो एक बार इसका ले ले स्क्रीनशॉट, पहले इसका एक बार इन तीनों का साथ में ले ले। चलो ठीक, अब अपन आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ तक हमारा हुआ है। इसके साथ साथ में और यहाँ से पूछता है, ये आपकी यहाँ से आगे की ओर बात करता है, तो ये सीमेंट उद्योग के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सीमेंट उद्योग के बारे में। वैसे आप सबको पता है कि राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? लाखेरी में स्थापित किया गया। और लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में है। लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। वैसे इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में, यानी 20वीं सदी के दूसरे दशक में, वैसे इसकी स्थापना जो है वो 1915 में हुई है, लेकिन उत्पादन 1917 से हुआ है। तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? लाखेरी है। राजस्थान में जो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है सीमेंट का, वो कौन से जिले में होता है? आपके चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। इसके साथ साथ में इसके अंतर्गत ये भी, इसका भी जिक्र किया गया। देखो, प्रथम कारखाना लाखेरी 1915 में स्थापित किया गया, जहां पर उत्पादन जो शुरू हुआ है वो हुआ है 1917 से। इसके साथ में यहाँ पर सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। जैसे उन फैक्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से,
जो यहाँ से इस बुक्स में दिए गए हैं। एक तो जैसे इसने बोला है बिड़ला सीमेंट कहाँ पर है, तो बिड़ला सीमेंट के जो बारे में जिक्र करता है वो बिड़ला सीमेंट है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, इसके साथ में और किसके ये जिक्र करता है, जैसे मंगलम सीमेंट, मंगलम सीमेंट, मंगलम सीमेंट। और मंगलम सीमेंट जो है ये कहाँ पर है? मंगलम सीमेंट, तो मंगलम सीमेंट का जो जिक्र करता है वो करता है कोटा में। और वैसे मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा के अंतर्गत है। एक यहाँ से हम बात करते हैं जेके वाइट सीमेंट। कौन सी है? जेके वाइट सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट जो है ये आपके नागौर जिले के अंतर्गत है। कौन से जिले में है? नागौर के अंतर्गत है। इसके साथ साथ में और ये किसका जिक्र करता है, जैसे हम बात करते हैं श्री सीमेंट, और श्री सीमेंट जो है ये कहाँ पर है? ब्यावर में है। और ब्यावर का संबंध जो है वो कहाँ से है? अजमेर से है। तो एक बार फिर से इन छोटी छोटी बातों को हमें याद करना है। जैसे बिड़ला सीमेंट, जैसे बिड़ला सीमेंट की बात करता है तो वो चित्तौड़गढ़ में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, जेके वाइट सीमेंट नागौर में है, मंगलम सीमेंट का जो कारखाना वो कहाँ पर है? कोटा के अंतर्गत है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलो अब अपन आगे की ओर बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो यहां से मैं आगे की ओर बात करता हूं दोस्तों। चलो अब इसमें देखो नेक्स्ट अगर हम यहां से बात करते हैं सीमेंट के बारे में, इसने बात की है। और इसने ये भी कहा कि जैसे राजस्थान में लाल पत्थर कहां पर है, ठीक है, जैसे इसने यहां पर बताया है कि लाल पत्थर, वैसे आपको पता होना चाहिए लाल पत्थर कहां पर है? राजस्थान में। लाल पत्थर धौलपुर में। लाल पत्थर कहां पर है? धौलपुर के अंतर्गत है, जानते हो। उसके बाद पीला पत्थर जैसलमेर में है। पीला पत्थर के बारे में हम बात करते हैं यहाँ से, तो पीला पत्थर वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंतर्गत है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करते हैं जैसे कोटा स्टोन है, तो कोटा स्टोन आपकी कोटा के अंतर्गत है ना। एक यहाँ से बात करते हैं जैसे ग्रेनाइट, तो जाहिर सी बात है ग्रेनाइट के आप सब जानते हो ग्रेनाइट सिटी झालोर को ही बोलते हैं, ठीक है। और कोटा स्टोन आपकी कोटा में, इसका भी ये जिक्र करता है ना। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। लाल पत्थर धौलपुर, पीला पत्थर जैसलमेर और ग्रेनाइट जो है वो आपके कहाँ पर है? झालोर के अंतर्गत है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में आगे की बात करते हैं उद्योगों के संदर्भ में। तो इसने जिक्र किया है राजस्थान के चीनी मिलों का। कौन सी मिलों का? शुगर मिल है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ राजस्थान की जो शुगर मिल है, इस शुगर मिल के अंतर्गत प्रथम शुगर मिल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई है? वो स्थापित की गई है 1932 में। कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल सागर में स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों? भोपाल सागर में। और भोपाल सागर जो है वो कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई है। कौन से क्षेत्र में स्थापित की गई है? निजी क्षेत्र में स्थापित की गई है। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल है। वैसे 8वीं क्लास की इस बुक में सिर्फ इतना सा नाम दे रखा है कि गंगानगर में भी शुगर मिल है, केशोराय पाटन में भी शुगर मिल है, लेकिन हमें सिर्फ इस बुक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ अध्ययन करना है कि इस बुक्स में क्या लिखा हुआ। जैसे गंगानगर शुगर मिल है तो उसकी स्थापना 1937 में निजी क्षेत्र में की गई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी ध्यान रखना। गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर जिले में है, जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र में 1937 में की गई थी, लेकिन 1 जुलाई 1956 को उसको निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में ला दिया गया, ठीक है। एक केशोराय पाटन भी शुगर मिल है जो बूंदी में है, उसकी स्थापना 1965 में हुई है और वो वर्तमान में बंद है। तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी बातें आपको याद रह जाएगी। अब अपन इसके बारे में जो आगे और ये जिक्र करता है वहां पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने यहाँ पर शुगर मिल के बाद में कांच उद्योग का भी जिक्र किया है, ठीक है। तो मैं इस कांच जिक्र के बारे में बता देता हूं आपसे, ठीक है। कांच उद्योग नेक्स्ट देखो, यहां पर हमें केवल और केवल इस बुक्स के अनुसार अध्ययन करना है। देखो कांच उद्योग, इसने ये बोला है कि राजस्थान में जो कांच उद्योग है वो मुख्यतः कहां पर है, जो इसकी संभावना के बारे में इसने व्यक्त किया है। धौलपुर और उदयपुर के बारे में इसने बताया है, धौलपुर और उदयपुर, ठीक है। वैसे आपके बीकानेर जिले में भी कांच उद्योग की संभावना है। इसके साथ साथ में इसने कांच के साथ साथ में और कौन सा उद्योग साथ में लिया है, तो कांच के साथ में इन्होंने एक और उद्योग लिया है जिसका नाम है वनस्पति घी उद्योग। कौन सा उद्योग है? वनस्पति घी उद्योग।
और आपको पता है कि वनस्पति घी उद्योग में राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी उद्योग का जो कारखाना है वो भीलवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई है। जिसकी स्थापना कब की गई है? 1964 में की गई है। वर्तमान राजस्थान में वनस्पति घी के 9 कारखाने हैं। कितने हैं? 9। एक जयपुर है, अलवर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है और श्रीगंगानगर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वर्तमान के अनुसार 9 है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर, ये आपके वनस्पति घी के 9 कारखाने हैं। इसके साथ साथ में ये आपके यहाँ पर ये भी बात करता है दोस्तों, देखो यहाँ से छोटी सी चीज़ है, वनस्पति घी उद्योग भीलवाड़ा में 9 कारखाने वर्तमान में यहाँ पर है। इसके साथ में ये कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जो है, सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जो है जिसकी ये बात करते हैं, उसका नाम है रॉक फास्फेट। उसका नाम क्या है? रॉक फास्फेट। उसका नाम क्या है? रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट जो है ये राजस्थान में लगभग 90% से अधिक मिलता है। इसका जिक्र भी यहाँ से ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ से बताई है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी उस बुक्स में लिखा हुआ वो सारा मैंने बताया है, उसके अलावा मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा भी बताया है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो बाकी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ से पढ़ लेंगे। जितना मैंने आज का पढ़ा है, एक तो रिक्को के कार्य के बारे में बताया, उसका सेज के बारे में बताया, एग्रो फूड पार्क के बारे में बताया, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताया, उसकी सहकारी मिलों के बारे में बताया, सीमेंट उद्योग के बारे में बताया, शुगर मिल के बारे में बताया, वनस्पति घी के कारखाने बताए हैं, और यहाँ पर आपके जो कांच उद्योग है उसके संदर्भ में हमने बात की है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद अच्छे तरीके से सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।